आज हम वेटनरी साइंस में मादा जनन तंत्र का एक भाग, जैसे हम कहते हैं कि मादा जनन तंत्र का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है अंडाशय, या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं ओवरी। इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे कि मादाओं में ये ओवरी, ये अंडाशय किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम डायरेक्ट चलते हैं मस्तिष्क के ऊपर। मस्तिष्क यानी ब्रेन, जो कि अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और मेरुरज्जु दो अंग आते हैं। इनमें से ये मुख्य अंग है मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग। इस मस्तिष्क में स्थित होती है एक अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। प्यारे विद्यार्थियों, मानव शरीर में या जंतु शरीर में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो कुल शुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 7, जिनमें से एक है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र का मतलब, मैं कहने का मतलब, पीयूष ग्रंथि अपने शरीर की मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों में से ये एकमात्र ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो ये अंतःस्रावी तंत्र और ये हो गया तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी है, तो उसका जवाब होगा हाइपोथैलेमस। तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी। और जब मैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के बारे में बता रहा हूं तो आप देखो इसके रोचक तथ्य आपको और क्या याद रखने हैं। मई में से आपको याद रखना है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मैं से मास्टर ग्रंथि, दूसरा मैं से इसकी स्थिति मस्तिष्क में स्थित होती है। ये दूसरा मैं आ गया कि पीयूष ग्रंथि की स्थिति मस्तिष्क में। तीसरा मैं क्या हो गया कि ये मटर के दाने जैसी है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये एकमात्र ग्रंथि है जो मटर के दाने जैसी है, अर्थात बहुत छोटी है। इसीलिए अगला मैं क्या हो गया कि ये महीनतम ग्रंथि है, महीनतम अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसके बारे में 4 में कौन से फेमस हुए? पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि है, मैं से ये मस्तिष्क में स्थित होती है, फिर मैं से ये मटर के दाने जैसी है। चूंकि ये मटर के दाने जैसी छोटी सी है, इसीलिए ये महीनतम अंतःस्रावी ग्रंथि। अर्थात जब ये सवाल आ जाए कि अपने शरीर की सबसे छोटी या सबसे महीनतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो जवाब क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। अब आगे चलिए, ये पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी अपना नियंत्रण रखती हैं। जैसे ये पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि और है जो मैं पहले बता चुका हूं, जो मादा का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अंडाशय। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये बहिस्रावी भी है। इसलिए वैसे देखें तो अंडाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। तो इस पीयूष ग्रंथि का इस अंडाशय पर क्या प्रभाव है कि मास्टर ग्रंथि है, इसका मतलब इसका इस पर कोई कंट्रोल तो होगा। तो वो कंट्रोल क्या है देखिए, पीयूष ग्रंथि की 2 पालियां होती हैं, अग्रपाली और पीयूष पश्चपाली। ये मैं पहले भी आपको
अंतःस्रावी जो तंत्र है उसमें बता चुका हूँ कि अग्रपाली द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं उसकी हमने ट्रिक भी बता रखी है आपको, और वो है गोपाल जाट। यानी पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है उससे गोपाल जाट स्रावित होता है। अर्थात गो का मतलब गोनाडोट्रोफिन, पाल का मतलब प्रोलैक्टिन, जी का मतलब ग्रोथ हार्मोन, ए का मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और टी का मतलब थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन्स हैं, गोपाल जाट। अब और पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वो आज का अपना विषय नहीं है, आज अपना विषय सिर्फ इससे है, गो से, गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन एक हार्मोन नहीं होता बल्कि ये दो हार्मोन्स का एक जोड़ा है मेरे भाई। क्या है? ये दो हार्मोन्स का जोड़ा है, जिसमें पहला हार्मोन है FSH और दूसरा हार्मोन है LH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं, जो किससे निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। और पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से ये हार्मोन ऐसे ही नहीं निकलता, इसके लिए इस ग्रंथि को एक सिग्नल मिलना जरूरी होता है, और वो सिग्नल कहाँ से मिलता है? हाइपोथैलेमस से। जो भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो मैंने बताया ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी है, और ये जो सिग्नल हाइपोथैलेमस इसको देता है, उस सिग्नल का नाम है GnRH। ये भी एक हार्मोन है। Gn का मतलब गोनाडोट्रोफिन, R का मतलब रिलीजिंग और H का मतलब हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा हार्मोन है जो गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाता है। अब गोनाडोट्रोफिन रिलीज कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। करवाता कौन है? ये करवाता है, ये करती है ये। गोनाडोट्रोफिन में FSH और LH। अब इन दोनों का काम क्या है ये देखिए। जैसे कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब अंडाशय में, ये अंडाशय मैंने बना दिया, मान लीजिए, अज्यूम कीजिए अंडाशय है। अंडाशय में ऐसे छोटी छोटी खूब सारी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, खूब सारी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कहें या स्टिमुलेशन कहें, इसका नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अर्थात ये अंडाशय में पाई जाने वाली प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है, और स्टिमुलेट करके किस में बदल देती है? सेकेंडरी फॉलिकल में। और ये थोड़ी बड़ी होती है, स्टिमुलेट होकर थोड़ी बड़ी हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल। फिर यही हार्मोन, यही FSH वापस इस सेकेंडरी फॉलिकल को और डेवलप करके इसको बदल देता है टर्शरी फॉलिकल में। तृतीयक फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। फिर इसी का विकास लगातार होता रहता है, और अब की बार ये मैच्योर होके क्या बन जाती है? ग्राफियन फॉलिकल, GF। ये मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, जिसके अंदर ऐसे अंडा स्थित होता है। और इसकी संरचना तो इस अंडे की जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इसकी संरचना में अलग से बताऊंगा, लेकिन यहाँ अपना विषय क्या है समझने का, वो अलग है। तो इस प्रकार प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, फिर इससे ग्राफियन फॉलिकल का विकास। तो ये काम कौन करवाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से निकलता है। और निकालने के लिए संकेत कौन देता है? हाइपोथैलेमस। किस रूप में? GnRH के रूप में। तो ग्राफियन फॉलिकल बनी, और ग्राफियन फॉलिकल में ये क्या बना भाई मेरे? ओवम। इसे हम क्या कहते हैं? ओवम, यानी डिंब, हिंदी में डिंब या अंडाणु भी जिसे हम कह सकते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल में ये बन गया ओवम। किसके प्रभाव में बना? FSH के प्रभाव में। अब सवाल कभी आ जाए, किसी मादा की ओवरी में ओवम का निर्माण नहीं हो रहा है, या ओवम का निर्माण ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवम निकालने हैं, जैसे सुपर ओवुलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में सुपर ओवुलेशन होता है, जिसमें अपने को खूब सारे डिंब या खूब सारे ओवा बनाने पड़ते हैं। तो उस स्थिति में हम कौन सा हार्मोन लगाएंगे? FSH, क्योंकि इसी के प्रभाव में ये बन रहा है।
अब बात यही खत्म नहीं होती, ये जो ओवम बन रहा है, अब देखिए क्या होगा। इस ग्राफियन फॉलिकल में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें थीका कोशिकाएं, थीका सेल्स, और दूसरी ग्रेनुलोसा। डिटेल से मैं बाद में बताऊंगा, अलग अलग इसकी दोनों कोशिकाओं की लोकेशन अलग अलग होती है यहाँ पर, लेकिन आपको समझने के लिए ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। तो इस प्रकार इस ग्राफियन फॉलिकल में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं और दोनों का ही अलग अलग कार्य है। थीका कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, और जैसे कि इसके नाम में छुपा हुआ है, ईस्ट्रो का मतलब हीट, जन का मतलब जनरेट करना। पशुओं में ईस्ट्रस को जनरेट करना यानी हीट को पैदा करने वाला हार्मोन है ये। तो पशुओं को हीट में लाने वाला हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की जैसे ही ब्लड में सांद्रता बढ़ती जाती है, ग्राफियन फॉलिकल की थीका कोशिकाओं के द्वारा लगातार ईस्ट्रोजन निकलता जाता है, तो पशु किसमें आता है? हीट में, ईस्ट्रस में आता है। तो पशुओं को हीट में लाने वाला हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन। कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? थीका कोशिकाओं से। ये थीका कोशिकाएं कहाँ हैं? ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। ये ग्राफियन फॉलिकल बनी कैसे? इस एफएसएच के प्रभाव में। ये एफएसएच कहाँ से आया? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। इसको निकलने के लिए सिग्नल किसने दिया? हाइपोथैलेमस। तो इस प्रकार से ये पूरी कड़ी है। फिर आगे देखिए, पशु जब हीट में आया तो अनेक लक्षण प्रकट करता है, और अलग अलग पशुओं में जब आगे हीट वाला टॉपिक आएगा तो मैं उसमें समझाऊंगा। यहाँ आप कॉमन चीज़ें जो हीट की क्या है, जब पशु हीट में आता है तो उसका यूट्रस टॉनिक हो जाता है, उसके वल्वा में एडिमा आ जाता है, सर्विकल या वेजाइनल डिस्चार्ज आ जाता है, सर्विक्स उसकी थोड़ी खुलने लगती है, रिलैक्स हो जाती है। तो इस प्रकार के ये कॉमन सिम्टम्स सभी पशुओं में, सभी मादा पशुओं में आते हैं। किसके प्रभाव में? ईस्ट्रोजन के प्रभाव में। और हम अलग अलग पशुओं में देखें तो आगे हम बताएंगे। जैसे घोड़ी में वो बार बार अपने क्लाइटोरिस को शो करती है, और हम बात करें सो की यानी शूकरी की, तो उसमें लार्डोसिस होता है और उसके कानों में ऐंठन होती है। बकरी की, भेड़ की बात करें तो उसमें क्या होता है? फ्लैगिंग ऑफ टेल, वो पूंछ को बार बार हिलाती है। गाय भैंस की बात करें तो साउंड प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं बेलोइंग साउंड। ऊँटनी एक विशेष प्रकार की आवाज़ प्रकट करती है जिसे हम बोलते हैं ब्लीटिंग साउंड। तो इस प्रकार खूब सारे लक्षण आगे आने वाली क्लास में हम लेंगे, लेकिन अपने को समझना क्या है कि ईस्ट्रोजन के प्रभाव में पशु हीट में आया, यानी इस ईस्ट्रोजन की सांद्रता रक्त में लगातार बढ़ती गई, और इस रक्त में ईस्ट्रोजन की बढ़ी हुई सांद्रता, इस ईस्ट्रोजन की बढ़ी हुई सांद्रता, एलिवेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ईस्ट्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक देता है। ये किसको? इस हाइपोथैलेमस को, जो मैं बता चुका हूँ क्या है ये। तो हाइपोथैलेमस पे पॉजिटिव फीडबैक गया, तो हाइपोथैलेमस ने फिर ये सिग्नल दिया पॉजिटिव फीडबैक लेके। कौन सा सिग्नल? GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि को कहता है कि आप गोनाडोट्रोफिन रिलीज करो, तो उस समय FSH और LH फिर से दोनों ही हार्मोन, मैं कह रहा हूँ गोनाडोट्रोफिन एक हार्मोन नहीं है, ये दो हार्मोन हैं, FSH और LH। ये दोनों ही हार्मोन फिर से रिलीज होंगे उस पॉजिटिव फीडबैक के कारण। लेकिन अब की बार इस FSH के कारण ये कोई फॉलिकल डेवलपमेंट या स्टिमुलेशन नहीं होगा, क्योंकि इस FSH के प्रभाव को, इस FSH को ब्लॉक किसने किया? जो मैं पहले नहीं बताया, ग्रेनुला कोशिकाओं से निकला, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से निकला हुआ एक हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन। इसका नाम ही इनहिबिन है। इनहिबिन का मतलब इनहिबिट करना, किसी की ग्रोथ को रोक देना। ये ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से निकला हुआ इनहिबिन किसको ब्लॉक कर लेता है? FSH को ब्लॉक करता है। तो भैया अब की बार ये FSH काम कर पाएगा? तो FSH अब की बार कोई काम नहीं कर पाएगा। तो अब की बार काम कौन करेगा? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है?
इस ग्राफियन फॉलिकल में जो मौजूद ओवम है, इस ओवम को बाहर निकालता है। और वो ओवम बाहर कैसे निकलेगा? जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तो दो काम हो गए। या तो आप यूं कहें कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराने वाला हार्मोन कौन सा है, तो उसका जवाब होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। या फिर इसको रप्चर करके ओवम को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, तो भी जवाब क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इस फॉलिकल से ओवम का बाहर निकलना भैया कहलाता है ओवुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन। तो सवाल आ जाए, ओवुलेशन की क्रिया को कौन उत्प्रेरित करता है या कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ही आया ल्यूटी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? ल्यूटी। जैसे ही आया ल्यूटी, ग्राफियन फॉलिकल फूटी। तो ग्राफियन फॉलिकल फूटेगी तो क्या निकलेगा? ओवम बाहर निकलेगा। और इसी क्रिया को, जब ओवम बाहर निकलता है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। और हम oogenesis की क्रिया में बताएंगे आपको कि इसमें जो ओवम है, ये ओवम नहीं निकलता, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte निकलती है। ज़्यादातर पशुओं में जब ओवुलेशन होता है तो कौन सी चीज़ बाहर निकलती है? सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंड कोशिका, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है। लेकिन याद रखिए, सवाल ये भी आ जाता है, मेर में और बिच में, अर्थात घोड़ी में और कुतिया में जब ओवुलेशन होता है तो प्राइमरी oocyte निकलती है। ये भी अपने को याद रखना है। घोड़ी में व कुतिया में ओवुलेशन के समय क्या रिलीज होता है? प्राइमरी oocyte। और बाकी अन्य मादा पशुओं में क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte। और इस घटना को हम बोलते हैं ओवुलेशन। किसके प्रभाव में हुआ? LH के प्रभाव। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले दोनों हार्मोन बताओ किसकी क्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं? अंडाशय की। तो इसीलिए ये पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है? एक मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि इसका नियंत्रण बाकी अन्य ग्रंथियों पर भी होता है। जैसे हमने देखा अंडाशय पर इसका नियंत्रण, इसके आगे भी है, आगे भी हम बताएंगे, और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा अपन इसी को इतना समझते हैं एक बार वापस से। FSH का कार्य हो गया ओवम का निर्माण करना, और LH का काम हो गया इस निर्मित ओवा को बाहर निकालना। बस ये दो चीज़ें तो हैं। एक चीज़ होगी ओवम को बनाना, दूसरा हो गया उसको बाहर निकालना। तो ओवम को बनाना कौन जरूरी है? FSH। ओवम को बाहर निकालना कौन जरूरी है? LH। इस प्रकार पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ये दोनों गोनाडोट्रोपिन अंडाशय के, जो अंडाशय का मुख्य कार्य है ओवम का निर्माण करना, इसको इस प्रकार से ये डील करते हैं। दूसरा मैं बताया कि इस अंडाशय से हार्मोन भी निकलते हैं, जिनमें एक तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ईस्ट्रोजन थीका कोशिकाओं से, जो पशुओं को हीट में लाने के लिए जिम्मेदार होता है। और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देकर ये वापस से साइकिल से चलाकर LH का स्राव करवाता है, और फिर LH के कारण इस ओवम को बाहर निकालता है। तो ये हो गया अपना ओवम के रिलीज होने तक की कहानी। अब की बार FSH जो हार्मोन निकला, इसको ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का जो इनहिबिन हार्मोन है, जो इनहिबिन हार्मोन किससे निकला? ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से। इस इनहिबिन हार्मोन ने क्या किया? इस FSH को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो इनहिबिन FSH को ब्लॉक कर देता है, जिससे अन्य फॉलिकल की ग्रोथ नहीं हो पाती। जबकि जो पहले से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, उसमें जो बना हुआ जो अंडा है या डिंब है, ओवम है, इसको बाहर निकालना है, तो वो अब काम कौन करता है? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब की बार ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है और क्या बाहर निकालता है? ओवम। इस घटना को हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? LH। तो याद कराने के लिए मैंने बोला, जैसे ही आया ल्यूटी, ग्राफियन फॉलिकल फूटी, फिर फूटने से बाहर निकला ओवम, जो कि क्या होता है? एक्चुअली सेकेंडरी oocyte होती है। जबकि मेर व बीच में, घोड़ी व कुतिया में, ये सेकेंडरी oocyte न होकर क्या होती है? प्राइमरी oocyte का ही ओवुलेशन होता है। तो
तो ओवम बनाने के लिए जिम्मेदार है FSH और ओवम को बाहर निकालने के जिम्मेदार है LH। अब देखिए आगे, जिस जगह से अंडा बाहर निकला तो वहाँ टूट फूट तो होगी। जब इतनी बड़ी जगह से कोई चीज़ विच्छेदित हो रही है, अंग बाहर निकल रहा है, तो उस जगह टूट फूट हुई तो वहाँ छोटी छोटी रक्त वाहिनियों में से रक्त रिसकर बाहर आ जाता है और वहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाता है भाई मेरे? ब्लड इकट्ठा हो जाता है। यानी यहाँ क्या इकट्ठा हो जाता है? रक्त इकट्ठा हो जाता है। और इस ग्राफियन फॉलिकल में ओवा बाहर निकलने बाद जहाँ ब्लड इकट्ठा हुआ, इस रचना को अब हम बोलते हैं कार्पस हीमोरेजिकम। कार्पस हीमोरेजिकम बोलते हैं इसको। फिर जहां ब्लड इकट्ठा हुआ वहां पर इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में एक वर्णक होता है जिसका नाम है ल्यूटीन। इसके नाम में भी छुपा हुआ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अर्थात ये उस ल्यूटीन पिगमेंट को, और ल्यूटीन पिगमेंट अपने शरीर में पाए जाने वाला वो पिगमेंट है जो कैसा रंग प्रदान करता है? पीला रंग प्रदान करता है, येलो कलर। तो पीले रंग प्रदान करने वाले इस ल्यूटीन को यहाँ जमाना शुरू करता है। कौन? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो धीरे धीरे ये कार्पस हीमोरेजिकम किस में बदल जाती है? कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम में, Cl में, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? Cl, कार्पस ल्यूटियम। तो इस ल्यूटीन पिगमेंट के कारण इस कार्पस ल्यूटियम का रंग कैसा होगा भाई? पीला, क्योंकि ल्यूटीन पिगमेंट का रंग भी होता है पीला। और बताइए कार्पस हीमोरेजिकम का रंग कैसा होगा? लाल। क्यों? क्योंकि ब्लड का रंग क्या होता है? लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है और कार्पस ल्यूटियम का पीला रंग ल्यूटीन पिगमेंट के कारण होता है। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए, मादा पशुओं की ओवरी पर विद्यमान पीले रंग की गांठ या संरचना क्या कहलाती है? Cl, कार्पस ल्यूटियम। लाल रंग की संरचना बोले तो क्या कहलाती है? Cl। अब देखिए, एक हार्मोन तो ईस्ट्रोजन निकला, दूसरा हार्मोन इनिबिन निकला, ये सब ओवरी से निकले। अब तीसरा हार्मोन इस कार्पस ल्यूटियम से निकलता है भाई। किससे निकलता है? किसी कार्पस ल्यूटियम से निकलता है और उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो इसके नाम में क्या छुपा हुआ? प्रो का मतलब पहले ही चाहिए जेस्टेशन के लिए, जेस्टेरोन का मतलब जेस्टेशन यानी गर्भावधि। गर्भावधि बनाए रखने के लिए, अर्थात प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इसकी जरूरत होती है प्रोजेस्टेरोन की। और ये किससे स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम से। और कार्पस ल्यूटियम है कहाँ? ओवरी के ऊपर ही तो है। इसलिए जब ये कहा जाए ना ओवरी से स्रावित होता है तो वो भी सही बात है, लेकिन ओवरी की किस चीज से? कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन। और इस प्रोजेस्टेरोन का देखो क्या काम है? प्रोजेस्टेरोन का काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, पहला काम ये है। फिर दूसरा काम है यूटेराइन मिल्क का स्राव करना। यूटेराइन मिल्क का स्राव इसीलिए किया जाता है इसके द्वारा कि यूट्रस में अगर आने वाले समय में कोई फीटस आ जाए या एम्ब्रियो आ जाए, भ्रूण आ जाए यूट्रस की दीवार के चिपकने के लिए, तो उस भ्रूण को पोषण प्रदान हो सके। मिल्क के नाम से लग रहा है, मिल्क एक पोषक पदार्थ है, तो आपको समझना चाहिए यूटेराइन नाम इसीलिए लगा है कि यूट्रस की आंतरिक भित्ति जो एंडोमेट्रियम है, इस पर उस एम्ब्रियो को चिपकना है तो उस एम्ब्रियो को भी ऊर्जा चाहिए, पोषण चाहिए। तो उसको पोषण प्रदान करने के लिए इस यूटेराइन मिल्क का स्राव होता है यूट्रस की भित्ति के द्वारा। किसके प्रभाव में? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तीसरा एक काम और करता है, यूटेराइन ग्रोथ करता है, यूट्रस की वृद्धि करता है। अर्थात एम्ब्रियो छोटा सा है, फिर धीरे धीरे वो फीटस बनेगा, बड़ा होता जाएगा 9-10 महीने गर्भावधि में, तो वो तो बड़ा होता जाएगा, तो उसके अनुपात में उस यूट्रस को भी तो बड़ा होना पड़ेगा। तो यूट्रस की ग्रोथ यानी उसको भी बड़ा बनाते रहता है कौन? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये तीन मुख्य काम है इसके प्रोजेस्टेरोन के। लेकिन अब क्या होता है, जैसे कि पता चले खुद पशु को कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो किस दिन पता चलता है? 16वें दिन। ईस्ट्रस साइकिल की लेंथ, ईस्ट्रस साइकिल की लेंथ गाय भैंस में 21 दिन होती है। गाय भैंस में 21 दिन होती है, बकरी में कितनी?
20 दिन होती है, बकरी में 20 दिन, शीप में 17 दिन। देखो याद रखने का सब, शीप में 17 दिन। अपने को इस पर नहीं जाना है, आगे अलग टॉपिक में समझाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए गाय भैंस के बारे में हम समझा रहे हैं। तो कितने दिन है? 21 दिन। उसकी ईस्ट्रस की लेंथ कितनी है, यानी मध्य चक्र की अवधि 21 दिन। तो उसमें से 16वें दिन की बात कर रहे हैं। जैसे 16वां दिन होता है, यूट्रस की जो आंतरिक दीवार है ये महसूस करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। अगर उसमें एम्ब्रियो चिपक गया, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो ये प्रोजेस्टेरोन लगातार बना रहेगा, क्योंकि फिर तो प्रेगनेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए 16वें दिन जब यूट्रस को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर ये प्रोजेस्टेरोन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही लगातार बने रहता है। लेकिन यूट्रस को पता चल गया 16वें दिन कि वो नॉन प्रेग्नेंट है। क्या है? अब की बार मान लीजिए उसको पता चला कि नॉन प्रेग्नेंट है, अर्थात उस यूट्रस में कोई भी एम्ब्रियो आकर नहीं चिपका है। ऐसी स्थिति में बताइए प्रोजेस्टेरोन की जरूरत है क्या? अब प्रोजेस्टेरोन की जरूरत नहीं है हमें। किसको मेंटेन करना है? जब प्रेगनेंसी है ही नहीं तो किसको मेंटेन करना? तो ये लगातार निकलता रहेगा, तो फिर आगे वाली मध्य चक्र है, आगे वाली ईस्ट्रस साइकिल शुरू नहीं होगी। प्रोजेस्टेरोन हीट साइकिल को ब्लो कर लेता है। ध्यान रखिए, हीट पैदा करने वाला हार्मोन कौन है? ईस्ट्रोजन। और हीट को दबाने वाला हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरोन। तो ये जब तक निकलता रहेगा अगली हीट भी नहीं आएगी। तो इसीलिए क्या होता है, यूट्रस को जैसे ही पता चलता है 16वें दिन कि वो नॉन प्रेग्नेंट है, तो वे स्वयं इस यूट्रस की भित्ति के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है PGF2 अल्फा। नॉन प्रेग्नेंट होने की स्थिति में यूट्रस की आंतरिक भित्ति से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है PGF2 अल्फा। अब इसका काम क्या है? इसका काम है, इसको पता है भाई प्रोजेस्टेरोन को खत्म करना है, तो प्रोजेस्टेरोन को खत्म करने के लिए इसके मालिक को खत्म करना पड़ेगा। ये कहाँ से निकल रहा है? Cl से। तो इसकी Cl का मर्डर करना है भाई। यहाँ पर ये Cl का मर्डर करने वाला हार्मोन है, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं ये Cl को रिग्रेस करने वाला, घिसने वाला, मारने वाला हार्मोन है। PGF2 अल्फा इस कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस करता है, अर्थात इसको नष्ट करता है। जब कार्पस ल्यूटियम ही नष्ट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का निर्माण स्वतः ही बंद हो जाएगा। अब बताइए PGF2 अल्फा के कारण किस हार्मोन का लेवल कम हुआ? प्रोजेस्टेरोन का। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है मेरे भाई, जैसे इधर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा था तो पॉजिटिव फीडबैक गया, वैसे ही उसका उल्टा इधर प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता कम होती जाती है तो कैसा फीडबैक जाता है? पॉजिटिव। पुनः पॉजिटिव फीडबैक जाता है। तो ये भी कभी कभी सवाल आता है एग्जाम में कि पॉजिटिव फीडबैक देने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? 2 हैं। कौन कौन से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से फीडबैक देते हैं। ये अपनी मात्रा को बढ़ाकर, यानी ईस्ट्रोजन की अधिक सांद्रता पॉजिटिव फीडबैक देती है और प्रोजेस्टेरोन की निम्न सांद्रता पॉजिटिव फीडबैक देती है। किसको? हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस को तो जैसे ही फीडबैक दिया या टूट पड़ता है इसको, तो वही सिग्नल है, वो अपना सिग्नल GNHRH फिर से रिलीज करता है। फिर GNHRH वही पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करके इसकी अग्रपाली से कौन सा हार्मोन निकलवाता है? गोनाडोट्रोपिन, जो कि वो दोनों हार्मोन है, एक नहीं। FSH आया तो सबसे पहले काम किसका शुरू होता है? FSH का। वही ओवरी पर दूसरी, अब की बार, क्योंकि वो तो हो गया काम, ऐसे खूब सारी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ओवरी पे, कोई दूसरी प्राइमरी फॉलिकल का वो SH अगली साइकिल में डेवलपमेंट करता रहेगा, यानी उसे स्टिमुलेट करते करते पुनः वही ग्राफियन फॉलिकल बना देगा जिसमें अंदर अंडा बन जाएगा। फिर वही थीका कोशिकाओं से ईस्ट्रोजन निकला, पशु हीट में आया, फिर ज़्यादा सांद्रता होते पॉजिटिव फीडबैक गया। फिर ये LH के कारण, क्योंकि FS तो ब्लॉक हो गया इनहिबिन के कारण, पुनः फिर LH के कारण फिर से ओवुलेशन हुआ। और मान लीजिए जो ओवम बाहर निकला, फर्टिलाइजेशन के लिए उसे क्या चाहिए? शुक्राणु।
सामान्यतः अंडे की जीवन काल, गाय भैंस में अंडे का जीवन काल होता है 6 से 12 घंटे, जबकि शुक्राणु की जीवन काल कितनी होती है, कितना होता है, लगभग 48 से 72 घंटे, जबकि घोड़े में ज़्यादा 3-5 दिन तक होता है। आपको ध्यान रखना, अंडे की जो लाइफ स्पान है, जीवन काल 6 से 12 घंटे, शुक्राणु का लगभग 48 घंटे, 2 दिन। तो इस ओवम को इस 6 से 12 घंटे की अवधि में, जब तक वो डेड नहीं होता, तब तक कोई शुक्राणु मिल गया या कोई स्पर्म मिल गया तो क्या हो जाएगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे जायगोट बना। जायगोट क्या है, निषेचित अंडा होता है जो एक कोशिकीय होता है। शुक्राणु भी एक कोशिकीय है, अंडाणु भी एक कोशिकीय है, लेकिन दोनों क्या है, अयुग्मित है। गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी है, क्योंकि गुण शुक्राणु का और अंडाणु का दोनों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, इसलिए दोनों अगुणित कोशिकाएं हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं। फिर दोनों मिल जाती हैं तो वो डिप्लॉइड सेल हो जाती है, लेकिन वो सेल एक ही होती है जायगोट में। फिर जायगोट में 24 घंटे बाद में उसमें विदलन होते हैं, क्लीवेज होते हैं, तीव्र समसूत्री विभाजन होते हैं, और धीरे धीरे मोरूला आगे ऐसे ऐसे स्टेज चलते चलते वो एक भ्रूण बनता है। फिर वो भ्रूण 4 से 5 दिन बाद में यूट्रस में आ जाता है, और यूट्रस में आकर उसका क्या होता है, फिर इम्प्लांटेशन, यानी यूट्रस की आंतरिक भित्ति के वो चिपकता है। और मैं बताया इस यूटेराइन मिल्क से वो पोषण प्राप्त करता है, फिर उस भित्ति के चिपक जाता है। अब देखो भाई, अब भ्रूण आकर यूट्रस की भित्ति के चिपक गया तो कार्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन स्रावित हो रहा है, अब की बार इसको नष्ट करना जरूरी है क्या, नहीं है, क्योंकि अब तो प्रेगनेंसी मेंटेन करना जरूरी है, अब तो यूटेराइन मिल्क का होना भी जरूरी है, अब तो यूट्रस की ग्रोथ होना भी जरूरी है। इसीलिए अब की बार पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इस कार्पस ल्यूटियम का होना जरूरी है। अब आपसे सवाल पूछ ले जाए, प्रेगनेंसी के दौरान, फुल प्रेगनेंसी में यूट्रस ओवरी पे कौन सी संरचना पाई जाती है, Cl पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अब आगे वो प्रेगनेंसी वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो आगे और लेंगे। अब मैं कह रहा था कि जब नॉन प्रेग्नेंट की स्थिति हो, PGF2 अल्फा निकलता है, ये रिग्रेस करता है कार्पस ल्यूटियम को, यानी घिसता है, इसको मारता है। तो ये घिसता घिसता एक छोटी सी चावल के दाने जैसा एक रेमिनेंट अवशेष के रूप में रह जाता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को घिसते जाएंगे तो एक अवशेष या निशान तो रहना है। तो एक निशान यानी एक अवशेष के रूप में रह जाता है चावल के दाने जैसा, और जिसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद। और इसी चावल के दाने जैसी संरचना को, जो कि एक प्रकार से रिग्रेस्ड कार्पस ल्यूटियम है, यानी ऐसा कार्पस ल्यूटियम जिसका पूर्ण रिग्रेशन हो गया है, किसके प्रभाव में, PGF2 अल्फा के प्रभाव। तो इस चावल के दाने जैसी संरचना को हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। तो कार्पस के नाम से यहाँ 3 चीजें होंगी, कार्पस हिमोरेजिकम जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल, कार्पस ल्यूटियम ल्यूटीन पिगमेंट के कारण जिसका रंग पीला, और फिर कार्पस एल्बिकेंस जिसका रंग कैसा, सफेद। तो इस तरह से आपको पूछ लिया जाए, मादा पशुओं की ओवरी पर पाए जाने वाली लाल रंग की संरचना का नाम क्या है, तो कार्पस हिमोरेजिकम। पीले रंग की संरचना का नाम क्या है, कार्पस ल्यूटियम। चावल के दाने जैसी सफेद संरचना का नाम क्या है, कार्पस एल्बिकेंस। या कार्पस ल्यूटियम पूर्ण रिग्रेशन होने के बाद क्या निशान बनाता है, कार्पस एल्बिकेंस। पूछा जाए कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेस करने वाला हार्मोन कौन है, तो PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा कहाँ से स्रावित होता है, यूट्रस से। तो बताइए, यूट्रस भी एक विषम स्रावी ग्रंथि हो गई। यूट्रस से ये हार्मोन निकलता है तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। यूट्रस से यूटेराइन मिल्क भी निकलता है तो ये बहिस्रावी ग्रंथि हो गई। तो इस प्रकार यूट्रस क्या हो गई, एक विषम स्रावी या मिश्रित ग्रंथि हो गई। तो ये यूट्रस आ गया। इसको पता कब चलता है, लगभग 16वें दिन कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं। कार्पस ल्यूटियम से, ये पिछले 2018 की भर्ती में सवाल आया था, कार्पस ल्यूटियम से ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, कार्पस ल्यूटियम से। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन है, तो अभी याद रखना चाहिए प्रोजेस्टेरोन। यूटेराइन मिल्क के स्राव को पैदा करने वाला हार्मोन कौन है,
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो बहुत सारे जवाब हैं। फिर आ जाए ओवम बनाने वाला, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा बनाने वाला हार्मोन कौन है? FSH। और ओवा निकलने वाला हार्मोन कौन है? LH। या ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करने वाला हार्मोन कौन है? LH। सवाल आ जाए मेल व बीच में जब ओवुलेशन होता है तो कौन सी संरचना निकलती है? प्राइमरी oocyte, बाकी पशुओं में सेकेंडरी oocyte। बताइए FSH को ब्लॉक करने वाला इनहिबिन हार्मोन किन कोशिकाओं से निकलता है? ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से। ईस्ट्रोजन जो पशुओं में हीट के लिए जिम्मेदार है वो कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? और ये दोनों ही कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? ग्राफियन फॉलिकल में। इसके बाद में पूछ लिया जाए FSH LH है क्या? ये गोनाडोट्रोफिन है। किससे निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। और मैं बता रहा हूँ पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से कौन कौन निकलते हैं ना, कौन कौन निकलते हैं? गोपाल जाट। फिर भूलना नहीं है आपको, ये गोपाल जाट याद रखना है। कितने हार्मोन्स हैं? गोनाडोट्रोफिन, पाल से प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन। तो ये 5 हार्मोन मुख्य हो गए आपके पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। जबकि पश्चपाली से निकलते हैं वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ये हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का टॉपिक अलग से लेंगे, तब उस समय पढ़ाएंगे। और पीयूष ग्रंथि के बारे में 4 रोचक तथ्य जो सवालों में बार बार आते हैं, चारों मई से शुरुआत हो रही है, आपको याद रखना है। पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। आ जाते हैं सवाल, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है श्वास नली के दोनों ओर, मस्तिष्क में, वृक्क के ऊपर या वक्ष गुहा में। तो जवाब क्या होगा? मस्तिष्क में। आकृति कैसी है? मटर के दाने जैसी, इसलिए बहुत छोटी है। इसलिए सवाल आ जाए सबसे महीन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि ही है, मगर ये तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी मानी गई है। और इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि हाइपोथैलेमस भूख, प्यास यानी हंगर, थ्रस्ट वगैरह, टेम्परेचर, निद्रा, आलस्य आदि का नियमन भी ये शरीर में करने वाली ग्रंथि है, जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ब्रेन में एक संरचना होती है थैलेमस, उसके ठीक नीचे स्थित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो का अर्थ होता है मेडिकल डिक्शनरी के अनुसार नीचे, एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब नीचे। तो थैलेमस से नीचे स्थित होने के कारण इसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो इस प्रकार इस ओवरी की जो गतिविधि है, क्रियाविधि है, मैंने आपको समझाया। इसमें 2 प्रकार के फीडबैक हार्मोन्स हैं और ओवरी से निकलने वाले ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन, 3 आपके सामने दिख रहे हैं। एक हार्मोन और निकलता है जिसे हम कहते हैं रिलैक्सिन, और वो रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से भी निकलता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन भी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी, ये दोनों भी प्लेसेंटा से निकलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इसलिए प्लेसेंटा भी मादा पशुओं में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन वो अस्थायी है, वो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होती है। तो इस प्रकार ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स होंगे ईस्ट्रोजन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन नाम से लग रहा है आपको कि किसी न किसी चीज को ये रिलैक्स करती है, ढीला करती है। पार्चुरेशन के समय, प्रसव के समय अर्थात डिलीवरी के ठीक पहले, जब भाई अब पार्चुरेशन या प्रसव होना है, उस समय ओवरी द्वारा भी निकलता है और प्लेसेंटा के द्वारा भी निकलता है। और ये वाला हार्मोन सैक्रोशियाटिक लिगामेंट है, जिसे हम पशुओं के केस में पुट्ठा टूटना कहते हैं। प्रसव से ठीक पहले पुट्ठा टूटना, तो पुट्ठा जब तक नहीं टूटता तो उसको पार्चुरेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो पार्चुरेशन को आसान बनाने के लिए, उस प्रसूति को, प्रसव को आसान बनाने के लिए ये हार्मोन 2 जगह से निकलता है, एक ओवरी से और दूसरा प्लेसेंटा से। फिर वो सैक्रोशियाटिक लिगामेंट जो अपना यहाँ पुट्ठे में पाया जाता है उसको रिलैक्स करता है, और ताकि आसानी से प्रसूति हो सके, प्रसव आसानी से हो सके। इसके लिए प्लेसेंटा के बारे में बाद में बात करेंगे जब प्लेसेंटे का टॉपिक आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।